बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो ये पावर इंजीनियरिंग जो कोर्स हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी, इसमें हम स्पेसिफिकली जनरेशन में जाएंगे और जनरेशन में कोल बेस्ड स्टीम पावर प्लांट की जनरेशन को देखेंगे। सही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पावर सिस्टम को सब डिवाइड करें तो बेसिकली तीन सब डिवीजन्स बनती हैं। पहली सब डिवीजन बनती है जनरेशन, दूसरी सब डिवीजन बनती है ट्रांसमिशन और थर्ड बनती है डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमारा मेन फोकस जनरेशन पे है। अब जनरेशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जनरेशन बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमारे पास पावर प्लांट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पावर प्लांट नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हम रिमोट एरियाज़ में जनरेशन करते हैं। तो उसके बाद वो जनरेशन जो है फिर ट्रांसमिट होती है और फिर ऐसे लोकेशन अर्बन एरियाज़ या जिस जगह पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उधर पहुंचाई जाती है। तो जनरेशन के लिए बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। डिफरेंट किस्म की सोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सही है। और हमारा जो इसमें मैकेनिज़्म टारगेट ये होता है कि हम जो है मैक्सिमम आउटपुट लें विद मिनिमम जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए। यानी कि हमारी जो टारगेट होता है, जब हम जनरेशन पावर जनरेटिंग प्लांट्स हम बनाते हैं तो हमारी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट पे जो टारगेट होता है कि जल्द से जल्द हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर दें। तो हमारे पास जनरेशन में टारगेट ये बनाया जाता है कि चीपेस्ट सोर्स हो जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, जो पावर प्लांट है वो एफिशिएंट हो और वो इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स आते हैं जिसमें हमारा टारगेट ये होता है कि मिनिमम इन्वायरमेंट यानी कि पोल्यूशन प्रोड्यूस करे। तो ये जनरेशन में, अब जनरेशन का जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो ये है कि इनिशियल कोई सोर्स है, कोई भी सोर्स, उसको उसके अंदर या तो हम हीटिंग कर रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी लेके उस मैकेनिकल एनर्जी से बेसिकली हम प्राइम मूवर को मूव करते हैं। प्राइम मूवर जब मूव करता है, प्राइम मूवर नॉर्मली टरबाइन होती है, टरबाइन के साथ हम अटैच करते हैं, कपल करते हैं ऑल्टरनेटर को, और ऑल्टरनेटर जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। तो बेसिकली जो बेसिक सिंपल मैकेनिज्म में हम बात करें तो ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सही है। तो जो कॉमन सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, उसमें स्टीम पावर प्लांट है जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, कॉमनली यूज़ होती है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो डीजल पावर प्लांट्स हैं जो हम घरों के बाहर भी लगाते हैं, जो डीजल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। इसी तरह डीजल के साथ फॉसल फ्यूल पावर प्लांट वगैरह यूज़ होते हैं। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यूज़ होते हैं जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह न्यूक्लियर प्रोड्यूस करते हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। आज हम स्टीम पावर प्लांट को देखने जा रहे हैं। तो स्टीम पावर प्लांट की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो स्टीम पावर प्लांट में हमारे पास क्या जो मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें पहला कंपोनेंट क्या है कि हमने उस पर इनपुट दिया, यानी कि बर्निंग एलिमेंट दिया जो बेसिकली बर्न करेगा। आज जो हम देख रहे हैं वो कोल बेस्ड कंबशन पावर प्लांट को देख रहे हैं, तो इसमें जो सोर्स होगी वो कोल होगी। तो हम इनपुट पे देंगे कोल। अब जब इनपुट पे हम कोल देंगे तो कोल क्या करेगा, कोल बेसिकली बर्न आउट होगा। अब जब कोल बर्न आउट होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास बॉयलर आएगा। बॉयलर में क्या है, हमारे पास वाटर है और वाटर हीटअप होगा। हम टारगेट करेंगे कि वाटर हमारा 600 डिग्री से अबव हीटअप हो जाए, इसे हम सुपर हीटिंग कहते हैं। अगर ये सुपर हीट नहीं होता तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम किस तरह की क्रिएट करता है कि देखें, अब अगर हम वाटर को देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। अब 100 डिग्री पे जब वाटर बॉयल करता है तो बेसिकली ये जो स्टीम बनती है इसको हम इंजीनियरिंग टर्म्स में कहते हैं वेट स्टीम बनती है। इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, और ये मॉइस्चर अगर हम प्रेशर के साथ टरबाइन पे ट्रिगर डालें तो बेसिकली तो टरबाइन रोटेट कर देगी, लेकिन ये जो वाटर कंटेंट है ये गोली की तरह उस पर लगेगा और बेसिक प्रॉब्लम क्या करेगा, ये टरबाइन को डैमेज कर देगा, छोटे छोटे होल्स बना देगा टरबाइन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं कि ये स्टीम इस तरह की बने कि ये प्योर गैस हो, इसमें लिक्विड का ज़रा सा भी कंटेंट ना हो। तो ये प्योर गैस होती है मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये नॉर्मली जो पावर प्लांट्स होते हैं वो टारगेट करते हैं 550, 600 या समटाइम 600 से भी ज़्यादा, 620 के करीब तक टारगेट करते हैं ताकि स्टीम रे ड्राई स्टीम हो जाए।
इसको हम इंजीनियरिंग टर्म्स में कहते हैं सुपर हीट कर देते हैं। जब सुपर हीट स्ट्रीम जब हम टरबाइन पे हिट करते हैं तो टरबाइन फिजिकली तौर पर रोटेट करती है, और ये क्योंकि ड्राई स्टीम होती है टरबाइन को डैमेज नहीं करती। और टरबाइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये ग्रेजुअली इसका एरिया बढ़ रहा होता है, यानी कि इसकी जो हम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे उसकी फोर्स कम होती जाती है वैसे वैसे एरिया हम बढ़ाते जाते हैं, और उसके बाद जो हीट बाकी बचती है वो कंडेंसर में आके कुछ हीट बाहर निकल जाती है और फिर पंप के थ्रू ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है। ये स्टीम पावर प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। सही है। स्टीम पावर प्लांट में एडवांटेज क्या मिलते हैं? एडवांटेज ये है कि इसकी जो मेजर सोर्स है वो कोल है, जो स्टीम पावर प्लांट में कॉमनली यूज़ होती है। इसका एडवांटेज ये है कि भाई कोल सस्ता है कंपैरेटिवली, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत मुनासिब सी बन जाती है। इंस्टॉलेशन एरिया वाइज भी ये कम एरिया लेता है, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं लेता। इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि ये ऐसी जगह पे बने जिधर कोल की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। फिज़िकली तौर पे कोल पावर प्लांट ज़्यादातर बनते हैं कोल की माइन के करीब ही, और उनके कोल माइन और पावर प्लांट के दरमियान में एक रेल लग जाती है। अदरवाइज़ अगर कोल पावर प्लांट दूर बना है तो फिर हमें ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इतनी ईजी हो के हमारे पास अवेलेबल हो जाए कोल, अदरवाइज ये फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि हमने स्टीम बनानी है तो स्टीम के लिए हमारे पास स्टीम की सोर्स होनी चाहिए, यानी कि कोई रिवर या वाटर का रिजर्वायर होना चाहिए जिससे स्टीम बन सके। सही है ना। तो इनिशियल कॉस्ट, अगर मैं किसी पावर प्लांट की कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग पावर प्लांट की दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है और एक उसकी कंटिन्यूस रनिंग कॉस्ट होती है। इस कोल पावर प्लांट में जो एडवांटेज मिलता है वो ये कि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली बाकी सारे पावर प्लांट से थोड़ी है, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट अपनी जगह पे डिफरेंट किस्म की है, उसका अपना मैकेनिज्म है, वो मैं आपको अब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस पूरे पावर प्लांट का जो मेजर डिसएडवांटेज है कि ये एटमॉस्फेयर को बहुत डैमेज कर देता है। इसकी जो फ्यूम्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भेजता है और उसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये इसके अगर मैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की बात करूं और इसके जो है कंपोनेंट्स की बात करूं, जो कॉमन कंपोनेंट्स इसके अंदर पावर प्लांट के अंदर यूज़ होते हैं, वो मेजर कंपोनेंट होता है कि भाई कोल, और उस कोल से जो ऐश बन रही है उसका हैंडलिंग अरेंजमेंट क्या होगी। दूसरी चीज़ क्या है? स्टीम जनरेशन प्लांट, यानी कि जो स्टीम जनरेट हो रही है वो क्या है, फिर स्टीम के साथ स्टीम की टरबाइन आएगी, फिर ऑल्टरनेटर आएगा, वाटर का फीड आएगा और फिर कूलिंग अरेंजमेंट आएगी। ये मेजर कंपोनेंट्स है स्टीम पावर प्लांट में। इसकी जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम की बात की जाए या सर्किट इसकी जो कंपोजिशन की बात की जाए तो ये बेसिक कंपोजिशन आपकी बनती है। आप देखो कि यहाँ पे ये कोल है, ये कोल का एक वो यानी कि पीछे देखो तो कोल माइन बनी हुई है। इसके अलावा ये एक प्रॉपर एक कोल का वो रेजरवायर टाइप बनाया हुआ है जिसके अंदर कोल स्टोर किया जा रहा है, और उसके साथ एक कन्वेयर लगी हुई है जो कोल को बेसिकली लेके जा रही है। अगर आप देखो तो ये तो कोल आ गया, उसके आगे क्या है, ये बर्नर है या फर्नेस है जिधर वो कोल बर्न हो रहा है, और इस कोल को बर्न करने के बाद इसका ऐश हैंडलर भी होगा यहाँ पे कि भाई ये कोल जब बर्न हो जाएगा तो इसका ऐश जो है फिर वापस बाहर भी निकलना चाहिए। तो ये जिस तरह ये रेल सी लगी हुई है या कन्वेयर लगी हुई है, इसी तरह ऐश भी इसी तरह की एक कन्वेयर छोटी लगी होती है। अब यहाँ पे देखो तो ये बॉयलर लगा हुआ है, ये बॉयलर जो है ये फर्नेस है और इसका काम सिर्फ इतना सा है कि इसने बॉयल करना है, इसने वाटर को इतना बॉयल करना है कि वाटर हमारा सुपर हीट हो जाए। और सुपर हीट मैंने आपको बताया कि ये हमारा टारगेट ये होता है कि हम वेट स्टीम से निकल के ड्राई स्टीम की तरफ चले जाएं, और ड्राई स्टीम मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलती है। अब जब ये स्टीम बन जाती है ड्राई स्टीम, तो ये ड्राई स्टीम इधर से इंजेक्ट होती है टरबाइन की तरफ। आप देखो यहाँ पे जब इंजेक्ट होगी तो टरबाइन में जो एरिया आ रहा है वो थोड़ा है और ग्रेजुअली टरबाइन का एरिया बढ़ रहा है, और जब टरबाइन का एरिया बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली कोशिश ये होती है कि प्रेशर कांस्टेंट रहे ताकि टरबाइन डैमेज ना हो। उस टरबाइन के साथ यहाँ पे ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, यानी कि ये टरबाइन के साथ ये ऑल्टरनेटर लगा हुआ है जो ऑल्टरनेटर बेसिकली मूव करेगा, और इसके अंदर बेसिकली 3 वाइंडिंग्स हुई होती हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाइंडिंग के दरमियान में 120 डिग्री फेज डिफरेंस होता है ताकि एंगल बने 120 डिग्री 3 फेज सप्लाई कीजिए। और वो जो 3 फेज सप्लाई है फिर वो 3 फेज सप्लाई आगे ट्रांसफार्मर में लगी होती है। नॉर्मली ये जो हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होता है ये 11 kV, 22 kV,
मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं जाता, वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्योंकि ये रिमोट एरियाज़ में लगी होती है और आगे ट्रांसमिशन करनी है आपने दूर के इलाकों में, तो हम 11 केवी को स्टेप अप करते हैं। जो स्टैंडर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो फिर आपके पास आ जाता है 132 केवी, 220 केवी या 550 केवी। ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं जो बेसिकली आगे ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देखो तो ये हमारे पास चिमनी लगी हुई है, जो हमारे पास फ्यूम या गैसेस या फ्लू गैसेस बनती हैं, वो इस चिमनी यानी कि इस फिल्टर से गुजर के ये आउटपुट पे बाहर निकल आते हैं। सही है ना। तो ये बेसिक कंपोजिशन बनती है। नीचे वाली साइड पे देखो तो हमारे पास जो है वाटर का रेजरवायर या कोई वो क्या नाम है रिवर वगैरह, और उसके साथ कंडेंसर लगा हुआ है ताकि कूल वाटर को लेके जाए, और ये फिर उसके अंदर इंजेक्ट होकर वाटर की साइकिल में जाके ये स्टीम बन के फिर दोबारा इनपुट में वाटर में चला जाता है। तो ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म बना होता है। अब देखो दो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, एक हिस्सा वाटर है और दूसरा हिस्सा कोल है। यानी कि कोल आया, बर्न हुआ, उससे ऐश बनी, ऐश बाहर निकल गई, उससे जो धुआं बना वो बाहर निकल गया, और बर्न होने के साथ उधर से पानी है, पानी कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद उसको क्या नाम है उसे स्टीम किया गया। उसको स्टीम इतने लेवल पे चला गया कि हमने उसे ड्राई स्टीम बना दिया, और वो ड्राई स्टीम आगे टरबाइन चली और टरबाइन से आउटपुट मिल गई। ये बेसिक कंपोजिशन बनती है हमारे स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट की। सही है ना। अगर आप हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को देखें तो ब्लॉक डायग्राम में आप देखो तो यहाँ से आप अगर स्टार्ट करो तो ये देखो ये कोल्ड स्टोरेज है और ये कोल हैंडलिंग डिवाइस है। अगर आप देखो तो ये कोल्ड स्टोरेज था और ये कोल हैंडलिंग थी। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये ऐश स्टोरेज है और ऐश हैंडलिंग है। यानी कि जो बॉयलर बर्न होगा, जो बर्निंग होगी, वो बर्निंग के बाद ऐश निकलेगी तो ऐश बाहर निकलनी है। सही है ना। अब उसके बाद ये एक छोटी सी साइकिल बनी हुई है। आप देखो ये बॉयलर ने बॉयल किया, वो बॉयल करने के बाद स्टीम बनी, स्टीम के अंदर इसके अंदर एक कंपोजिशन बनी हुई है जो सुपर हीट कर रही है। सुपर हीट करने के बाद इसने आगे दे देनी है स्टीम को। इसके बाद अगर वो हीट दोबारा यूज़ करनी है तो इकोनोमाइज़र है जो इस हीट को एडजस्ट कर रहा है ताकि जो है ना हम इसको रीयूज़ कर सकें, और वो जो इकोनोमाइज़र इसको रीयूज़ करता है ये फिर वही हीट वापस बॉयलर को दे देता है। सही है ना। और इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं वाटर को जो है उसको प्री हीट करूं, तो वो प्री हीट क्या है कि ये जो हमारे पास चिमनी है, चिमनी से जो हीट हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है वो हीट जो है वो प्री हीट है। वो हीट हॉट एयर वो भी हम बॉयलर को दे देते हैं कि वो बॉयलर जो है इन दो की वजह से भी हीट हो जाए। तो आप देखो कि दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक एयर प्री हीटर लगा हुआ है, एक इकोनोमाइज़र लगा है, जिनका सिर्फ एक काम ही है, वो ये काम है कि हम अपनी सिस्टम के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी हीट को रीयूज़ कर सकें ताकि कम से कम हमारे पास फ्यूल कंज्यूम हो और सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। इस प्रोसेस को हम कंबाइन साइकिल कहते हैं। कंबाइन साइकिल की एडवांस फॉर्मेशन भी बनती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ये जो हीटिंग है इससे वाटर को बॉयल किया जाए और ये प्रोसेस चलता रहे। जिस तरह अगर हम पावर प्लांट्स की बात करें, जो पूरी दुनिया के अंदर स्टीम पावर प्लांट्स में जो कंपोजिशन बनती है वो तकरीबन 60% एफिशिएंसी की भी बात आती है, वो कंबाइन साइकिल में चली जाती है। सही है ना। अब ये जब सुपर हीट बना तो ये आगे वॉल्व लगा हुआ है जो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल करने के बाद ये टरबाइन लगी हुई है, और टरबाइन जब रोटेट की तो टरबाइन के साथ ऑल्टरनेटर अटैच है, वो ऑल्टरनेटर जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अब ऑल्टरनेटर ने डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करनी। इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक फिनोमिना है वो ये है कि हमारे पास एक आप समझिए केज बना हुआ है और केज के इर्द गिर्द एक्साइटर्स लगे हुए हैं। वो एक्साइटर्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में कंडक्टर पड़ा हुआ है, अगर वो कंडक्टर मूव करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी कि ये रूल है, अगर आप फैराडे और लेंज़ लॉ में देखें तो वो क्या कहता है कि व्हेन अ मूविंग कंडक्टर कट ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ। इसको इस आसान लफ्ज़ों में हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है और उस मैग्नेट के पास से मैं कंडक्टर को मूव करना शुरू कर दूं और वो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसे कट करना शुरू कर दे, तो जब वो उसे कट करेगा तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। वो ईएमएफ बेसिकली वोल्टेज है। तो हम क्या करते हैं कि उस केज के अंदर उसको एक्साइट करते हैं थ्रू एन एक्सटर्नल एक्साइटर। तो एक्साइटर के थ्रू एक्साइट कर देते हैं और एक्साइटर को एक्साइट करने के बाद जो अंदर में कॉइल है वो उसके अंदर हम 3 वाइंडिंग्स बनाते हैं।
तीनों वाइंडिंग्स का जो कंपोजिशन बनती है वो इस तरह वाई शेप की बन जाती है। वाई शेप का मतलब क्या है कि इन तीनों में जो एंगल डिफरेंस बनता है वो 120 डिग्री फेज शिफ्ट बन जाती है। सही है ना। तो 120 डिग्री फेज शिफ्ट के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम 120 डिग्री के फेज शिफ्ट के अकॉर्डिंगली हम तीन वाइंडिंग्स को चलाते हैं ताकि थ्री फेज हमारे पास निकले। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि थ्री फेज का क्या एडवांटेज मिलता है। एनीवेज थ्री फेज वायर फिर हम आगे भेजते हैं और आगे जाके ट्रांसफार्मर के साथ अटैच होती है। तो यहाँ तक आप ऊपर वाला हिस्सा देखो तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे वाले हिस्से पे आ जाते हैं। तो नीचे वाले हिस्से में देखें तो ये रिवर लगा हुआ है। ये रिवर का पानी आपने लिया तो उसके बाद कूलिंग टावर है और कंडेंसर है। ये एक साइकिल है, यानी कि कूलिंग टावर ने कंडेंसर को भेजा, कंडेंसर ने आगे भेज दिया, तो ये एक साइकिल में पानी चलता रहेगा। और कंडेंसर के बाद ये पंप है, जो है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है, जिसने आगे भेजा, आगे वाटर फीड हुआ। वाटर फीड होने के बाद यहाँ पे वो बेसिकली इकोनोमाइजर या प्री हीटर या इनके थ्रू ये बेसिकली गैस के अंदर, वो बॉयलर के अंदर जा रहा है ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो। सही है ना। तो ये एक कंपोजिशन बनती है वाटर की। और आप एक चीज़ देखो, ये एक ब्लॉक बना हुआ है वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर, जिसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि इन केस वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटी आती है तो उसे फिल्टर आउट कर दे, ताकि हमारी टरबाइन डैमेज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये हमारे पास बेसिक पावर प्लांट, हमारा स्टीम पावर प्लांट कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक एक चीज़ का फीचर देखना चाहें तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कोल एंड ऐश हैंडलर। अब कोल और ऐश हैंडलर होता क्या है कि भाई पहले चीज़ क्या है कि हमने एक रेजरवायर, एक स्टोरेज बनाया हुआ है जिधर हमारे पास कोल आ गया। अब वो स्टोरेज से एक कन्वेयर लगी होती है, वो कन्वेयर जो है वो आगे भेजती है कोल को बॉयलर की तरफ। सही है ना। और फिर उसके बाद बॉयलर में जब कोल बर्न हो गया तो जो उसकी ऐश बनेगी वो फिर कन्वेयर लगी हुई है उससे बाहर भेजेगी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज ये एक जनरल एग्जांपल में आप देखें, 100 मेगावाट स्टेशन ऑपरेट एट 50% लोड फैक्टर में बर्न 20,000 टन ऑफ कोल पर मंथ। सही है ना। 100 मेगावाट का पावर प्लांट है और उसका लोड फैक्टर 50% आया है, तो वो 20,000 टन ऑफ कोल जो है वो यूज़ करेगा। और उससे जो ऐश प्रोड्यूस होगी वो 10 to 15% प्रोड्यूस होगी। अगर मैं 20,000 टन की 10% निकालूँ तो 2,000 बनता है, और अगर मैं 15% निकालूँ तो 3,000 बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 20,000 टन कोल कंज्यूम किया तो 2,000 to 3,000 टन हमारे पास ऐश बनेगी, और उस ऐश को जो है हमें निकालना भी है। एक बात और आपने याद रखनी है कि इस पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती ही इसकी है, कि यानी कि 50 to 60% कॉस्ट सिर्फ इसी चीज़ की है कि मैंने इन दो चीज़ों को, यानी कि कोल को और ऐश को कैसे हैंडल करना। सही है ना। अब उसके बाद अब स्टेप वाइज हम बाकी चीज़ें देखते हैं। तो एक है बॉयलर। बॉयलर का काम क्या है? बॉयल करना, यानी कि इसमें फर्नेस लगा हुआ है जो टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसी बॉयलर के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, एक को कहते हैं सुपर हीटर, एक को कहते हैं इकोनोमाइजर, और एक को कहते हैं एयर प्री हीटर, जो दोनों चीज़ों को, इन चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। सही है ना। और इनसे गैस बनती है, उस गैस को कहते हैं फ्लू गैसेस, जो बाहर चिमनी से बाहर निकल जाती है। सुपर हीटर क्या है? सुपर हीटर ये बिल्कुल उसी तरह का मैकेनिज्म है। अगर हम कहें कि जिस तरह गीज़र, वाटर गीज़र चल रहा है, इस तरह सुपर हीटर का मैकेनिज्म क्या है कि इसके अंदर हीटिंग चैम्बर होता है, वो हीट करता है, और हीटिंग चैम्बर के इर्द गिर्द पानी होता है, वो पानी फिर बॉयल हो जाता है। सही है ना। तो ये अगर आप सुपर हीटर की टाइप्स देखो तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर है और रेडिएंट सुपर हीटर है, ये दो टाइप्स हैं। आप देखो तो ये फर्नेस लगा हुआ है और ये आपके पास उसकी हीटिंग एलिमेंट है और वो आउटपुट दे रहा है। सही है ना। आप दूसरी साइड पे देखो तो ये देखो, ये फर्नेस सेंटर में लगा हुआ है और उसके साथ जो है ये सुपर हीटर के वो लगा हुआ है और बर्नर लग के ये वेपोरेट करके दे रहा है। तो ये दो किस्म के हमारे पास कंपोजिशन बनती है सुपर हीटर में। फिर आपके पास इकोनोमाइजर आ जाता है। इकोनोमाइजर का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो वाटर फीड की है, अगर वो हीट यानी कि जो हमारे पास फ्लू गैसेस बनी है उनके अंदर से जो हीट है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर को हीट कर देता है। इसी तरह दूसरा एयर प्री हीटर है कि अगर वो चिमनी के अंदर एयर आ रही है और चिमनी के अंदर जो एयर है वो अगर हीट है तो वो उस हीट को यूटिलाइज करते हुए वाटर को हीट कर देता है। तो ये दोनों हमारे पास एडवांटेज देता है एफिशिएंसी इंप्रूव करने में।
फिर हमारे पास स्टीम टरबाइन आ जाती है। तो स्टीम टरबाइन हमेशा क्या नाम है, ये एक वो वी शेप्ड बनती है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर में हम कंप्रेस्ड स्टीम डालते हैं। जब प्रेशर से स्टीम आती है तो वो उसकी ब्लेड्स होती हैं, वो ब्लेड्स के अकॉर्डिंगली वो रोटेट करना शुरू हो जाती है। आगे हमारे पास ऑल्टरनेटर आ जाता है। ये जो हमारे पास टरबाइन है, टरबाइन के साथ हम ऑल्टरनेटर को अटैच करते हैं, कपल करते हैं, ताकि जैसे जैसे वो रोटेट करे तो वो ऑल्टरनेटर भी साथ साथ रोटेट करना शुरू करे, यानी ऑल्टरनेटर की कॉइल रोटेट करे। तो वो जो ऑल्टरनेटर की कॉइल रोटेट करती है तो आगे बस बार्स वगैरह लगी होती हैं, सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, वो आगे ट्रांसफार्मर को देते हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर देता है। इसी तरह नीचे वाली साइड पे वाटर फीड होता है, जो वाटर को इनपुट के तौर पे देता रहता है। सही है। इसी तरह कूलिंग अरेंजमेंट है कि जो वाटर है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ताकि वाटर की साइकिल को चलता रहे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी कूलिंग अरेंजमेंट वगैरह होती रहती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये बेसिकली स्टीम कोल बेस्ड स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर जनरेशन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी देखेंगे कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर किस तरह वर्क करता है, हाइड्रो किस तरह वर्क करता है, हमारे पास जो है क्या नाम है, सोलर किस तरह वर्क करता है, विंड किस तरह वर्क करता है। एक एक करके हम सारे लेक्चर्स को देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।